Hello students, so continue our series of NCERT Exemplar. We are on chapter 9th, that is hydrogen. ठीक है. Initially we started with the class 11th chemistry के NCERT Exemplar हमने start किए हैं. That is basically divided into part 1 and part 2 because number of questions ज़्यादा हैं तो हमने दो part में से divide किया है because we have single choice as well as multiple choice. ठीक है. सो नाउ वी आर ऑन चैप्टर 9th 8th चैप्टर तक जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं केमिस्ट्री के 11th क्लास के. अगर आपको उनमें से कोई वीडियो चेक करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है उनमें से कोई, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है. आप इजीली कोई भी चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज देख सकते हो. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर 9th दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन चैप्टर जो है दैट इज बेसिकली वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन और उसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, वाटर दैट इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर, H2O2. ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड. तो इसी चैप्टर के अंदर वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एज वेल एज इट्स कंपाउंड. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद दैट फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज hydrogen resembles halogen in many respects, for which several factors are responsible. Of the following factor, which one is the most important in this respect? Basically हमें पता है जैसे कि हाइड्रोजन को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो हाँ ग्रुप 1 में सबसे ऊपर हाइड्रोजन रखा गया है, बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नोन नहीं है बिकॉज कार्बन हैव मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक नेचर. मतलब ग्रुप 1 मतलब एल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करता है हाइड्रोजन, साथ साथ ग्रुप 17 दैट इज हेलोजन फैमिली उसको भी रिजेंबल करता है इन मेनी रेस्पेक्ट. तो इसीलिए हाइड्रोजन की जो पोजीशन है दैट इज नॉट नोन. तो अब इसमें हमसे यही बोला है कि हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल तो करता है हेलोजन को, हाँ हमें पता है, ग्रुप 1 को भी करता है, साथ साथ ग्रुप 17 को भी रिजेंबल करता है. अब इन फैक्टर्स में से मुझे ये बताना है कौन सा इंपॉर्टेंट है इन दिस रेस्पेक्ट, कि कैसे वो रिजेंबल करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है फैक्टर. सो फर्स्ट वी हैव इज इट्स टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन. हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी बोल रहा है कि इट फॉर्म कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है. हाँ बिल्कुल होता भी है ऐसा, लेकिन क्या ये हेलोजन की टेंडेंसी होती है? नहीं. हेलोजन्स आर बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं. तो उनकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. तो फर्स्ट फैक्टर इज नॉट करेक्ट. सेकेंड वन इज इट्स टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. हाँ बिल्कुल उनकी टेंडेंसी होती है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाँ बिल्कुल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, सो दे हैव द टेंडेंसी. तो हेलोजन की भी टेंडेंसी होती है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन ऑल्सो शो द बिहेवियर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द हाइड्राइड. ठीक है. तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है? हाइड्राइड दैट इज H माइनस. एज वेल एज अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म F माइनस और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. तो यस ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन. ठीक है. और ऑप्शन भी देख लेते हैं वैसे. इट्स लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू यस नेगेटिव होती है. लो की अगर हम बात करें एज वी मूव इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस. ठीक है. तो दिस इज नॉट करेक्ट. इट्स स्मॉल साइज की वजह से. यस हेलोजन हैव द स्मॉल साइज और हाइड्रोजन भी स्मॉल साइज का ही होता है, बट इतने सिमिलर साइज में भी नहीं होते हैं. बट येस दे बोथ हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और जो कि स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. तो हमसे यही बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस रेस्पेक्ट. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई डज H प्लस आयन ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद अनदर एटम और मॉलिक्यूल. हमें पता है अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ा था
तो हम H प्लस, हाँ ठीक है, वाटर डिसोशिएट हुआ, गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, हाँ हम बोलते हैं, बट H प्लस की एग्जिस्टेंस नहीं होती। H प्लस भी है, अगर वाटर में बात करें तो इट इज़ बिहेविंग एज H3O प्लस, मतलब वो इस तरह रिजेंबल करता है, इस तरह प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, H प्लस प्रेजेंट एज H3O प्लस, तो दे हैव द टेंडेंसी, H प्लस हैव द टेंडेंसी टू एसोशिएट विद अनदर मॉलिक्यूल या फिर एटम के साथ एसोशिएट होता है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बोला है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो एसोशिएट होता है, तो इसका रीज़न बेसिकली हम समझ भी सकते हैं कि एसोशिएट क्यों हो रहा है, बिकॉज उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब वो स्टेबल नहीं है, तभी तो किसी और के साथ एसोशिएट करके वो एग्जिस्ट करता है। सो ऑब्वियसली दे हैव डोंट हैव द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन हम देखें, फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ एल्कली मेटल। हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो रिजेंबल करती है एल्कली मेटल्स की, तो हाँ येस दे रिजेंबल, बट जो हमसे बात पूछी गई है कि H प्लस एसोशिएट क्यों करता है उसका रीज़न नहीं है फर्स्ट। नेक्स्ट इज इट्स रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू हेलोजन। H प्लस की रिएक्टिविटी हेलोजन से सिमिलर कैसे हो सकती है, अगर हम हाइड्राइड की बात करते तो येस वी कैन से दैट, ठीक है। सो सेकेंड इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट इज इट रिजेंबल बोथ एल्कली मेटल एंड हेलोजन, येस द स्टेटमेंट इज ट्रू, हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है किसको, एल्कली को भी हेलोजन्स को भी, लेकिन यहाँ पे H प्लस के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो H प्लस रिजेंबल एल्कली मेटल नॉट हेलोजन्स, ठीक है। लास्ट इज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, H प्लस बनाने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन रिजल्ट इन अ न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के पास मुझे पता है न्यूक्लियस में एक क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, अब ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, सो दे हैव द स्मॉल साइज, इसी की वजह से उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है एंड दे एसोशिएट विद द अदर मॉलिक्यूल। तो यही बोल रहा है लास्ट स्टेटमेंट, that is loss of an electron from hydrogen atom result in a nucleus of very small size as compared to other atom or ions, ठीक है। due to small size, इतने छोटे साइज की वजह से it cannot exist free, तो H प्लस जो है वो freely exist नहीं करता है because of small size after the removal of one electron, so that is the correct one। तो इसीलिए H प्लस जो है वो एसोशिएट होता है, अगर वाटर की अगर बात करें उसमें वाटर प्रेजेंट है तो इट एक्ट एज H3O प्लस, ठीक है। सो ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव इज मेटल हाइड्राइड आर आयनिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर। मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं दे शो आयनिक एज वेल एज कोवलेंट एज वेल एज मेटालिक कैरेक्टर। अब मुझे बोला है अमंग दी एल्कली मेटल के हाइड्राइड हैं, ऑब्वियसली लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम हाइड्राइड है। ग्रुप 1 के हमारे हाइड्राइड्स गिवन है, हमें उन्हें इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो जब हम आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, वी टॉक इन केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज अबाउट द फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बात करता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता, देर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट, ठीक है। तो हमें कंपैरिजन उसका करना है, और वो क्या बोलता है कि जितना छोटा कैटायन होगा, जितना साइज छोटा होता है कैटायन का, वो उतना ही ज़्यादा एनायन को पोलराइज करता है, उतना ही ज़्यादा आयनिक नेचर प्रेजेंट होता है, या फिर आयनिक नेचर नहीं, पोलराइज जितना ज़्यादा करेगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट नेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम की हाइड्राइड है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, Li+, ठीक है, सॉरी दिस इज हाइड्राइड ना, NaH। तो हाइड्राइड है तो मतलब H- की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो तो सब में कॉमन है। लेकिन कैटायन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटायन
क्या हम फजान्स रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं? बिल्कुल। साइज किसका छोटा है? ऑब्वियसली लिथियम का, क्योंकि एज वी मूव इन अ ग्रुप, हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस, सो लिथियम हैव द स्मॉलेस्ट साइज। और जितना छोटा साइज होता है उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन होती है, मतलब उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अगर मुझे कोवेलेंट नेचर बोला जाए तो लिथियम हाइड्राइड हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब मुझे अरेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। मीन्स इसका अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है, दैट मीन्स cesium hydride have more ionic character. So the order will be like this. cesium hydride में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, then rubidium, then potassium, then sodium and last we have is lithium hydride. वैसे तो हम पढ़ते भी इस चैप्टर में lithium hydride is covalent in nature. ठीक है, so this will be the order of ionic character. So option second one is the correct one. ठीक है, next question we have is which of the following hydrides are electron precise hydride? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कौन से हैं, मुझे ये बताना है। What do you mean by इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज? बेसिकली हम तीन टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एज वेल एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं? भाई जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, या फिर यूँ बोले ऑर्बिटल्स जो हैं खाली होते हैं। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं? दे हैव लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज अगर उन पर प्रेजेंट है तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में एक डेफिनेशन और आती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टू फॉर्म दी कोवेलेंट बॉन्ड, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टू फॉर्म दी कोवेलेंट बॉन्ड, उनको हम बोलते हैं दोज आर द मॉलिक्यूल विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। वैसे तो अगर बोला जाए तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज बेसिकली 14 इज बेसिकली कार्बन फैमिली ना, तो कार्बन फैमिली की जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। वहीं अगर हम बात करें उससे पहले वाला ग्रुप, दैट इज बोरोन फैमिली, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और उसके बाद वाला ग्रुप दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज किसको बोला जाता है? ग्रुप 14 को। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अंदर वी हैव, हम ये अगर अपन को याद नहीं है कि कौन सा ग्रुप को हम बोलते हैं, तो विल सी द स्ट्रक्चर B2H6। बेसिकली दिस इज द डाइमर ऑफ व्हाट? डाइमर ऑफ BH3। डाइमर फॉर्मेशन करता ही क्यों है? क्यों करता है डाइमर फॉर्मेशन? बिकॉज दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है। और इसको भी हम बोलते हैं बेसिकली डाइमर फॉर्मेशन बट बनाना बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। तो हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बताना है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें NH3, सेकेंड वी हैव इज NH3, तो वी हैव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है? नहीं भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर प्रेजेंट जहाँ पे भी होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। एंड एज वी नो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर के पास भी अगर हम देखें दे हैव H एंड 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, वहीं अगर हम कार्बन CH4 के केस में बात करें, CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो भाई इसके पास एक S और 3 P होते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है एंड दे हैव वैलेंस शेल में कितने होते हैं? आफ्टर एक्साइटेशन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाना इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, सो ऑप्शन 4th one is correct one. Next we have is radioactive elements emit alpha, beta, gamma rays emit करते हैं, जो radioactive होते हैं are characteristics, they are the characteristics of radioactive elements.
by their half life the radioactive isotope of hydrogen. As we know, हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. ठीक है, 99% तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अराउंड 1% ही बोल लो, दैट इज ड्यूटेरियम. नेग्लिजिबल ट्रीटियम एग्जिस्ट करता है एंड ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव. दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. ठीक है, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव. ठीक है, लेस स्टडीड है रेडियो एक्टिव. तो ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव है तो ये अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करेगा. सो ट्रीटियम विल बी द आंसर. सो वी हैव प्रोटोनियम, प्रोटोनियम इज H+. ठीक है, ड्यूटेरियम, दैट इज ड्यूटेरियम. ट्रीटियम, yes, tritium is radioactive in nature and it will emit alpha, beta and gamma rays. And last is hydronium. तो हाइड्रोनियम तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो हाइड्रोनियम की एग्जिस्ट करती है. ट्रीटियम बहुत ही नेग्लिजिबल एग्जिस्ट करता है एंड दे आर रेडियो एक्टिव, लेस स्टडीड एलिमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, सो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट. नेक्स्ट, consider the reaction. We have the two reaction. Which of the following statement is correct about H2O2, that is hydrogen peroxide? Because peroxide क्यों बोलते हैं? Because ऑक्सीजन जो है O2 2 माइनस, मतलब ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग इन -1, वन ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग इन -1, सो इट इज पर ऑक्साइड. अगर हम स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं बट यहाँ पे स्ट्रक्चर कोई यूज नहीं है. लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H2O2 विद रेफरेंस टू द रिएक्शन. उन रिएक्शन के रेफरेंस में हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बेसिकली वी हैव टू टेल कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ बिहेव कर रहा है H2O2, कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो हम पहले वही चेक कर लेते हैं. सो व्हाट वी हैव इज हाइड्रोजन H+, ऑक्सीजन -1. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें I2 0, यहाँ पे I इज -1, यहाँ पे ऑक्सीजन दैट इज इन -2 एंड हाइड्रोजन इज +1. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जो है -1 से -2 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है. मतलब H2O2 क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को तो रिड्यूस कर रहा है, मतलब इट विल बिहेव एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, विच विल ऑक्सीडाइज द अनदर एलिमेंट एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर H2O2 खुद तो रिड्यूस हो रहा है, दैट इज वाई इट इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और आयोडीन की अगर हम देखें -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, इट इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर ए इज इन केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सेकेंड में हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम H2O2 में देखें -1 से 0 में जा रहा है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर H2O2 क्या बिहेव कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसको रिड्यूस कर रहा होगा, चाहे आप वो फाइंड भी कर सकते हैं. इसको अगर वो रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो इस केस में बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड फर्स्ट केस में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ए के अंदर तो ऑक्सीडाइजिंग है, बी में रिड्यूसिंग. ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट. ठीक है, तो जब भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग का सवाल आता है तो जस्ट फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर और आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है. व्हाट वी हैव इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सो ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट, the oxide that give H2O2 on treatment with dilute H2SO4. When we talk about oxide of group 1, ठीक है, ग्रुप 1 के जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो लिथियम और सोडियम दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड. ठीक है, लेकिन नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनके परऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उनके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन अगर आप देखोगे तो परऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. बट यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कौन सा ऑक्साइड जो हमें H2O2 देता है, तो जब भी परऑक्साइड की रिएक्शंस होती है ना, दे विल गिव H2O2.
ठीक है। तो आप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कि जब बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम जो है यहाँ पे किस में है, पर ऑक्साइड में है, तो कोई भी पर ऑक्साइड H2O2 हमें देता है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एन एसिड, और वो भी डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड के साथ जब ट्रीट किया जाता है हमें H2O2 मिलता है। वहीं अगर हॉट वाली केस आ जाता है ना, तो H2O2 इज नॉट स्टेबल, वो खुद ही डिकम्पोज हो जाता है गिविंग वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। सो व्हेन peroxide treated with dilute H2SO4 और dilute any acid, it will give H2O2, ठीक है। तो अब मुझे बस यही देखना है कि कौन सा peroxide है, PbO2 दैट इज लेड का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है। BaO2 यहाँ पे क्या है, दिस इज बेरियम पर ऑक्साइड, तो ऑब्वियस सी बात है पर ऑक्साइड combined with H2SO4 and they will give H2O2। वैसे तो इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड को प्रेफरेंस मिलती है ओवर H2SO4, उसका भी रीज़न होता है बिकॉज H2SO4 जो है वो डीकम्पोज करता है H2O2 को। तो अब हमें तो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो H2O2 की कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो डीकम्पोज हो जाए, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया जाता है विच इज़ नॉट यूज फॉर डिकम्पोजिशन, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड को प्रेफर किया जाता है ओवर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो बेरियम पर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद एन एसिड एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। सो ऑप्शन बी। अगर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखोगे, दे आर द ऑक्साइड, दे आर नॉट द पर ऑक्साइड, इसलिए पर ऑक्साइड जब है डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मिंग H2O2, ठीक है। सो ऑप्शन second one is the correct one. Next is, which of the following equation depict the oxidizing nature of H2O2? ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हमें ये देखना है रिएक्शंस के अंदर दूसरे को ऑक्सीडाइज। यहाँ पे अगर हम देखें Mn इज इन +7, यहाँ पर +2, मतलब ये तो रिड्यूस हुई है, पर हमें तो क्या बताना है कि जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम सीधा एलिमेंट्स को देख लेते हैं, +3 से +2, ये भी तो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो ये भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव इज I- से 0 में जाना, I- से 0 में जाना मतलब ये क्या हुआ है, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और अब H2O2 को भी देख लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड, H2O2 में -1 से -2 में गया है, दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो इट इज बिहेविंग एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन, ठीक है। लास्ट अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है, दैट इज इन +7, ठीक है। यहाँ पे किसमें है +5, ठीक है। तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, पर रिड्यूस नहीं होना था, ऑक्सीडाइज होना था। सो ऑप्शन वी हैव थर्ड वन इज करेक्ट वन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम देखेंगे। सो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2? अभी जैसे लास्ट में हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा, इसमें हमसे रिड्यूसिंग नेचर पूछ रहा है। सो वी कैन से, हाँ, तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो आयरन इज इन +2, यहाँ पे आयरन +2 में है, यहाँ आयरन +3 में है। अब क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 मीन्स दूसरे को वो रिड्यूस करे, खुद वो ऑक्सीडाइज हो, दैट मीन्स, तो अब दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। यहाँ पे तो आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दिस इज नॉट द केस। नेक्स्ट, आई यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे -1 में, ये क्या हुआ है, यस, ये तो रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल सही है ये तो। अब H2O2 अगर हम देखें -1 से कहाँ गया है, 0 में गया है, खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, तो एग्जैक्टली इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट वन, ठीक है। और ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, Mn +2 से +4 में गया है, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे भी Pb +2 से Pb यहाँ पे भी +2 में ही है, ठीक है। सल्फर की बात करें, दैट इज एन -2 टू प्लस, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, दिस इज गेटिंग व्हाट, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट हमें तो रिड्यूसिंग नेचर बताना है, मतलब वो तो
दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोजन peroxide is an oxidizing agent, reducing agent, oxidizing और reducing agent, oxidizing not reducing। वैसे ये क्वेश्चन इससे जस्ट पहले जो दो क्वेश्चन आए उसमें H2O2 एक बार हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते भी देखा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव भी, ठीक है। तो वो दो एग्जाम्पल देखने के बाद तो हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, इट विल बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो बट अगर हम देखें व्हाट वी हैव इज H2O2 में ऑक्सीजन जो है वो दैट इज इन -1, तो हमें पता है ऑक्सीजन कैन शो 2-, येस ऑक्सीजन कैन शो O2 में एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो 0 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये रिड्यूस भी हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, मतलब इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज reducing agent, that is why option third one is correct one, ठीक है। next we have is which of the following reaction increase the production of dihydrogen from synthesis gas, ठीक है। पहली बात तो सिंथेसिस गैस जिसे हम सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस कौन सी होती है, when we have CO plus H2, CO गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 को कंबाइंड बोला जाता है सिन गैस, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे प्रोडक्शन डाईहाइड्रोजन मतलब H2 का अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इसका मतलब हम क्या फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी रिएक्शन, तभी तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो येस हम एक काम कर सकते हैं, व्हेन CO कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम ट्रीट करेंगे इसके साथ वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है CO2, तो CO2 गैस विल इवॉल्व आउट और प्लस हाइड्रोजन भी तो ऑब्टेन होता है। तो दिस इज हाउ CO की जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ज़्यादा से ज़्यादा डाईहाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। सो दिस इज द केस हाउ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो हमसे यही सवाल में पूछा है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, CO की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। पहले में CH4 हाइड्रोकार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सिन गैस, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास सिन गैस तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेप वैसे यही होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगेन कराते हैं वाटर के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड में अगर हम देखें कार्बन, हाँ कार्बन भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें सिन गैस मिलेगी, और हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी हमें सिन गैस मिलेगी, ठीक है। सो दीज आर बोथ आर द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिन गैस। नेक्स्ट CO प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आयरन क्रोमियम का कैटलिस्ट हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड H2, दिस इज हाउ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। लास्ट में भी ये भी सिन गैस है, ये भी सिन गैस है, ये भी सिन गैस है, ये तीन जो है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दे आर द रिएक्शन विच इज इन्वॉल्विंग प्रिपरेशन ऑफ सिन गैस। बट यहाँ पे तो हमें बोल रहा है कि हमें H2 की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हाउ वी इंक्रीज दैट्स हाउ, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन सोडियम पेरोक्साइड इज व्हाट, Na2O2, this is sodium peroxide is treated with dilute sulfuric acid, dilute H2SO4। अभी हमने रिएक्शन देखी थी when we talk about barium peroxide that is BaO2 की रिएक्शन अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा के देखी भी थी तो उसमें हमें क्या ऑब्टेन हो रहा था H2O2, ठीक है। when it is having reaction with cold and dilute sulfuric acid तो हमें H2O2 मिलता है। तो yes इस केस में हमें क्या मिलेगा, वी गेट सोडियम विल कंबाइन विद सल्फेट, इट फॉर्म्स सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O2 की प्रिपरेशन, दिस इज हाउ। सो ऑप्शन हमारा सोडियम सल्फेट, हाँ सोडियम सल्फेट मिल रहा है प्लस वाटर, नहीं H2O2 मिल रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग डाइल्यूट। वहीं अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते तो H2O2 भी डिकम्पोज हो जाता, बट इस केस में नहीं। सोडियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन नहीं, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं,
डिकम्पोज नहीं होता है, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। सो रिमेंबर, व्हेन अ पेरोक्साइड reacting with any dilute cold acid it always form hydrogen peroxide। वहीं अगर वो हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, H2O2 क्या देगा, H2O प्लस O2, वाटर प्लस ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होता है व्हेन H2O2 डिकम्पोजेस। ठीक है, सो ऑप्शन वी हैव फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। ठीक है, ये सारे मेथड्स तो बेसिकली कमर्शियल मेथड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड थोड़ा सा हमें कॉस्टलियर पड़ता है, इसलिए कम प्रेफरेबल होता है, क्योंकि कॉस्टली पड़ता है इसलिए हम कम प्रेफर करते हैं। बट येस, इलेक्ट्रोलिसिस से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन किया जा सकता है व्हेन वी हैव द रिएक्शन ऑफ किसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिक रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जब कराया जाता है वी ऑब्टेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज ऑप्शन सेकेंड वन। बट रिएक्शन भी देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, obviously it will dissociate and give H plus HSO4 minus। ठीक है, एंड एज वी नो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है जहाँ पर क्या होता है, एनायन आता है। अब यहाँ पे एनायन क्या है, दैट इज HSO4 माइनस, और क्या होता है एनोड पे हरदम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन अकर, और क्या होता है, इट विल गिव H2S2O8 प्लस। ठीक है, अब ये H2S2O8, ठीक है, अब डाउट ये आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है पर सल्फर तो यहाँ पे भी +6 में है, यहाँ पे भी तो +6 में है, तो ऑक्सीडेशन हुआ कैसे? भाई ऑक्सीडेशन एक्चुअली सल्फर का नहीं होता, ऑक्सीजन का होता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन जो है दैट इज इन -2, और यहाँ पर अगर हम बात करें पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड लिंकेज होता है, मतलब कुछ ऑक्सीजन जो है वो -1 में होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का, नॉट सल्फर। ठीक है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है ना वाटर के साथ ट्रीट करके, इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, H2O2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमें वापस से मिल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, उसे वापस अगेन यूज किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन ऑफ H2O2 by the electrolysis of sulfuric acid। So electrolysis of sulfuric acid से हमें H2O2 prepared होता है। ठीक है, so this is for the part 1। ठीक है, बचे हुए जो NCERT एग्जाम्पलर हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो आफ्टरवर्ड्स। बट ठीक है, 13 तक हमने यहाँ पे कवर किए। वी लेफ्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, so that we continue in the part 2। ठीक है, so that's all for today's NCERT exampler series of chapter 9 that is hydrogen। इससे पहले वाले चैप्टर्स हैं, अगर आपको उनकी सीरीज देखनी है कि NCERT एग्जाम्पलर कैसे कराया गया है, किसी में डाउट है अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, यू कैन ईजिली चेक द NCERT एग्जाम्पलर ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।